हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 10 से लेकर 12 जनवरी तक का करंट अफेयर कवर करेंगे और करंट अफेयर का ये क्लास इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इन दो दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, चाहे वो आपका आरओ का एग्जाम हो या फिर पीसीएस 2024 का एग्जाम हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में जानना है। शुरुआत करेंगे हम यूपी स्पेशल से और यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे आज कवर करेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार ने क्या स्टेटमेंट जारी किया है इस पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी इसका कारण जानेंगे और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन, अब यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए जरूरी होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। दो पुरस्कार इन दिनों दिए गए हैं, एक तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 को हम पहले भी कवर कर चुके हैं तो यहां पे रिवीजन होगा और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। खासतौर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं जो यहां पे शीर्ष 100 में स्थान बनाने में सफल हुए हैं उनको हम कवर करेंगे और हमारे एग्जाम चाहे वो आरओ हो या फिर पीसीएस 2024 हो उसमें ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार बहुत ही अपना अहम रोल निभाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। और आज का दिन जो 12 जनवरी है उस पर विशेष दिवस होता है जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अब आपको यहां पे यह भी याद रखना है कि यह 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है और कहां पे आयोजित किया जा रहा है, नासिक में। 4 दिन के इस महोत्सव का जो थीम है, विषय है, वो है विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बता दें कि इस दिन को वर्ष 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने, आम आदमी की बात को समझने, अपनी राय बनाने और इसे स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये आप ध्यान रखे रहिए। तो ये तो रहा आज के दिवस के बारे में विशेष जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी स्पेशल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित होने वाले श्री राम लला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा दी है और इस शुभ अवसर पर आगामी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की सबसे लंबी सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना ये अयोध्या में क्रियान्वित की जा रही है। यूपी नेडा गुप्तार घाट से लक्ष्मण घाट तक 10.2 किलोमीटर की दूरी पर 470 सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट स्थापित कर रहा है। इसे आप ध्यान रखें, जिसे 22 जनवरी से पहले पूरा किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को जीआई टैग मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। पद्मश्री से सम्मानित जीआई मैन के रूप में विख्यात डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब आपको ये जो सिंपल लाइन है यहां से एक जो फैक्ट निकालना है वो ये निकालना है कि जीआई मैन के नाम से कौन विख्यात है, डॉक्टर रजनीकांत। ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यूपी स्पेशल से, उत्तर प्रदेश सरकार अगले 2 महीनों में वाराणसी शहर में 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करेगी। कहां पे करेगी? वाराणसी शहर में करेगी, यह आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गजप्रस्थ दुधेश्वरनाथ नगर या हरनंदीपुरम नाम के लिए नागरिक निकाय ने गाजियाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि गाजियाबाद नागरिक निकाय ने अब गाजियाबाद को गजप्रस्थ या दुधेश्वरनाथ नगर या हरिनंदीपुरम इन 3 नामों का एक विकल्प दिया है कि अब गाजियाबाद का नाम बदलकर इन तीनों में से कोई एक कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दुनिया भर में एशियाई शेरों के सबसे बड़े आशियाने के तौर पर लोकप्रिय इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार सभी जिलों ने टीबी मुक्त कार्यक्रम के प्रमुख संकेतकों यानी कि इंडिकेटर के लिए निर्धारित 100 अंकों में 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो दर्शाता है कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने में प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि बरेली में नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। नाथ कॉरिडोर कहां पे बनाया जा रहा है? बरेली में बनाया जा रहा है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि शॉर्ट न्यूज के बारे में, जो इन दिनों इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए। देश के स्टार्टअप उद्यमियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों को एक साथ लाने के उद्देश्य से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, जो कि 16 जनवरी को मनाया जाता है, को मनाने के लिए 10 जनवरी से 18 जनवरी 2024 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कर रहा है। तो अगर एग्जाम में आए कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो आपको ध्यान रखना होगा 10 से 18 जनवरी तक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जलमार्ग मंत्रालय ने नदी क्रूज पर्यटन को विकसित करने के लिए 45,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता की गंभीर अवहेलना करने के मामले में विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार को रखा है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी सवेरी नाहवा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे कल के दिन, आज के दिन करेंगे। इससे पहले मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी और यह पुल लगभग 21 किलोमीटर लंबा है, यह आप ध्यान रखे रहिएगा। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत तक तीव्र संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी और समुद्र में बना यह भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कितना किलोमीटर लंबा है? लगभग 21 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखेंगे और इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पंचायती राज मंत्रालय 11-12 जनवरी 2024 के दौरान पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996, जिसे हम पेशा अधिनियम 1996 के नाम से जानते हैं, पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन पूरे महाराष्ट्र में आयोजन करने जा रहा है। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243(m)(4) सेक्शन बी के अनुसार संविधान के भाग 9 का विस्तार करने के लिए पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान को अधिनियमित किया है। यह आप ध्यान रखे रहेंगे। 5वीं अनुसूची वाले राज्यों को इन क्षेत्रों में पंचायत कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं पेशा के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 विशाखापत्तनम में 19 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। मिलन प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह आप ध्यान रखे रहेंगे, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस योजना के लिए आईआरसीटीसी के साथ एमओयू किया गया है और 18 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को अयोध्या में राम मंदिर दर्शन कराया जाएगा। तो रामलला दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, यह आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उस्ताद और शास्त्रीय गायक पद्म भूषण उस्ताद राशिद खान का कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। तो उस्ताद राशिद खान कौन थे? शास्त्रीय संगीत थे, मतलब कि शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय गायक थे, ये आप ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय संगीत से उनका संबंध था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बिहार के कटिहार जिले में स्थित बैल धनुष झील गोगाबील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। यह बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखें अगर आप बिहार में कोई पेपर देने वाले हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसरो को वर्ष 2023 के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 के हिस्से के रूप में भारत संयुक्त अरब अमीरात बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। फरवरी 2022 में भारत ऐसा पहला देश बना था जिसके साथ संयुक्त अरब अमीरात ने एक व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसे हम CEPA के नाम से जानते हैं, के लिए हस्ताक्षर किया।
1 मई 2022 को सीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। तो भारत संयुक्त अरब अमीरात बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में, जहां पे गुजरात का वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग ने एक अभूतपूर्व सहयोग में दिव्यांगजनों के लिए एक परिवर्तनकारी 70 घंटे के इंटरैक्टिव रोजगार कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सक्षम भारत के साथ समझौता किया है। तो अगर एग्जाम में आता है कि इंटरैक्टिव रोजगार कौशल पाठ्यक्रम का संबंध किससे है? दिव्यांगजनों से है। यह आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है। यह आपका मानव रहित हवाई वाहन है, इसको आप देख लीजिए। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्राम लॉन्च किया है, जिसे निजी साझेदारी के सहयोग से विकसित किया गया है। तो उग्राम क्या है? स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। यह आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने 9 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 34 वर्षीय गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के और खुले तौर पर स्वीकार करने वाले पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। तो इनका नाम याद रखना बहुत आसान है। इनका नाम है गैब्रियल अटल। तो अटल बिहारी वाजपेयी से आप कनेक्ट करके इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। और ये फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि सबसे कम उम्र के हैं, केवल 34 उम्र के हैं। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, भूटान के संसदीय चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने अधिकतर सीटें जीत ली हैं और नई सरकार गठित करने जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस द्वारा मानव जनित जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक अल नीनो मौसम की घटना से प्रेरित वर्ष 2023 को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष के रूप में पुष्टि की गई है। यह आप ध्यान रखें। चीन ने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए 9 जनवरी 2024 को कमल के आकार का उपग्रह जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। तो आइंस्टीन प्रोब जो उपग्रह है किस देश द्वारा लॉन्च हुआ है? चीन द्वारा लॉन्च हुआ है। यह आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेना ने लाल सागर में नौवाहन पर यमन के हूती विद्रोही समूहों के अब तक के सबसे बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमला यमन के बंदरगाह शहर होदेइदा और मोखा के पास हुआ था। तो देखिए, लाल सागर कई दिनों से न्यूज में बना हुआ है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लाल सागर से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो लाल सागर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उनको जरूर कवर करें। और मैंने भी इसको करंट अफेयर में कवर कराया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू हो गया है। तो ये तो रहे इन 3 दिनों में शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में। और सबसे पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार का क्या स्टेटमेंट आया है। तो न्यूज ये है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश की कुल जीडीपी 16.45 लाख करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 22-23 में 22.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश 9.2% का योगदान दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी 25.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2027 तक का है, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। तो न्यूज ये है कि भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पर्पज से इसको आप ध्यान रखेंगे। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा ने यह जानकारी दी है। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर ले। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21-31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
विश्व धरोहर समिति उन स्थलों का चयन करती है जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। बता दें कि विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 देश हैं। अब वो देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, भारत, इटली, जमैका, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, लेबनान, मैक्सिको, कतर, दक्षिण कोरिया, रवांडा, सेंट विंसेंट, सेनेगल, तुर्की, यूक्रेन, वियतनाम और जाम्बिया। ये टोटल 21 देश हैं जो कि विश्व धरोहर समिति के सदस्य हैं। अब बता देते हैं कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस में है, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना है और भारत में यूनेस्को द्वारा 42 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा यूनेस्को विश्व धरोहर समिति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और संबंधित कुछ फैक्ट जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन से हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से फैक्ट निकल के आए हैं उसको हम देखते हैं। तो बता दें कि गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला वाइब्रेंट वैश्विक गुजरात ट्रेड शो भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक ट्रेड शो बन गया है। इस वर्ष शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु है भविष्य का प्रवेश द्वार और इसमें 34 सहयोगी देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में वैश्विक गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। अब यहां पे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट हैं, उनको हम कवर कर लेते हैं। सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत वर्ष 2028 तक $5 ट्रिलियन और वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत को वर्ष 2023 तक 23 वर्षों में $919 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इसमें से 65% निवेश पिछले 9 वर्षों में आया है, यानी कि इनके कहने का मतलब था कि जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है तब से 65% निवेश जो है आया हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में देश का पहला कार्बन फाइबर केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि देश का पहला कार्बन फाइबर केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? गुजरात के हजीरा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि गुजरात 2047 तक विकसित भारत के लिए रोड मैप लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सम्मेलन में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो कि स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड पार्क और लॉजिस्टिक सहयोग में निवेश से संबंधित है। तो ये तो रहा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन से इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार के बारे में। तो न्यूज यह है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। यहां 13 पुरस्कार विजेताओं को स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों के तहत सम्मानित किया गया। इस वर्ष स्वच्छ शहर पुरस्कार की श्रेणी में 2 शहरों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। तो वो 2 शहर कौन कौन से हैं? एक तो इंदौर है और दूसरा सूरत है, ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों तक अकेले शीर्ष स्थान प्राप्त करता रहा है। और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का जो विषय है वो है वेस्ट टू वेल्थ, ये आप ध्यान रखेंगे। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सासवड़, पाटन और लोनावाला शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए हैं। मध्य प्रदेश के महू छानवी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छानवी बोर्ड के रूप में घोषित किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर पहले स्थान पे है और सूरत भी पहले स्थान पे है। यहां पे जो डेटा दिया गया है, यहां पे सेकंड रैंक पे कोई किसी भी शहर का नाम मेंशन नहीं किया गया है। तीसरे स्थान पे नवी मुंबई है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी का जो पहला शहर है जो टॉप 20 में आया है वो है नोएडा, ये 14वें स्थान पे है। यानी कि यूपी का जो पहला शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में आया है वो है नोएडा, जिसकी रैंक टॉप 20 के अंतर्गत 14वें स्थान पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पे हमने शीर्ष
तीन शहर के बारे में देख लिया। तो शीर्ष जो शहर है जो टॉप रैंक पाए हैं वो इंदौर और सूरत, ये संयुक्त रूप से हैं। नवी मुंबई इसको थर्ड स्थान दिया गया है और विशाखापट्टनम को चौथे स्थान पे रखा गया है। पांचवें स्थान पे भोपाल को रखा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शीर्ष 3 पुरस्कार जीते हैं और साथ ही चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला है। तो यहां पे आप देख रहे हैं स्टेट जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो शीर्ष 3 जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे आने वाले एग्जाम है आरओ एआरओ और पीसीएस, उसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है। कौन सा स्थान है? 9वां है, ये आप ध्यान रखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के परिणाम के अनुसार उत्तर प्रदेश के शहरों में नोएडा को पहला रैंक मिला है। यानी कि अगर हम देश के स्तर पे बात करेंगे तो नोएडा 14वें स्थान पे है। यहां पे आप देख रहे होंगे नोएडा पहले स्थान पे हो जाएगा, गाजियाबाद दूसरे स्थान पे हो जाएगा, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। अलीगढ़ तीसरे स्थान पे हो जाएगा, वाराणसी चौथे स्थान पे हो जाएगा, लखनऊ 5वें स्थान पे हो जाएगा, फिरोजाबाद 6वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे प्रयागराज है, 8वें स्थान पे कानपुर है, 9वें स्थान पे गोरखपुर और 10वें स्थान पे आपका सहारनपुर है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये टॉप 10 सिटीज हैं यूपी के जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में पुरस्कृत किए गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पे देखना है तो नोएडा 14वें स्थान पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। गाजियाबाद 38वें स्थान पे है, अलीगढ़ 40वें स्थान पे है, 41वें स्थान पे वाराणसी है, 44वें स्थान पे लखनऊ है और साथ ही 52वें स्थान पे फिरोजाबाद और 71वें स्थान पे प्रयागराज है। मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पे तो ये रैंकिंग है, लेकिन अगर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया कि नोएडा फर्स्ट है, गाजियाबाद सेकंड है, अलीगढ़ थर्ड है, फिर और वाराणसी फोर्थ है और लखनऊ 5th स्थान पे है। तो ये 5 आप याद रखिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है। आगे बात करें, वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा टाउन्स के में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो टॉप के 3 गंगा टाउन वाले जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। वाराणसी को शीर्ष पुरस्कार मिला है, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रयागराज और तीसरे नंबर पे बिजनौर है जहां से गंगा प्रवेश करती है। इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। तो ये तो रहा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन अब ये दिया गया है तो एक बार हम लोग इसको रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए हैं। अब इसमें अर्जुन पुरस्कार किसे किसे मिला है आप देख रहे हैं इमेज में। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा देखिए, एपीएस के एग्जाम में 2 प्रश्न आए थे जो कि खेल से रिलेटेड थे, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्रिकेट से जो है वो मोहम्मद शमी है। शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली को भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और अदिति गोपीचंद स्वामी, ये दोनों तीरंदाज हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। दीक्षा डागर, इनका संबंध गोल्फ से है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। कबड्डी के खिलाड़ी पवन कुमार और ऋतु नेगी, इनको भी जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस इमेज में आपको पूरी सूची दिखाई दे रही होगी कि 26 जो है हमारे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। साथ ही मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है वो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है, जिनका संबंध बैडमिंटन से है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुश्ती के प्रशिक्षक ललित कुमार, शतरंज के प्रशिक्षक आर बी रमेश, पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी के प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह और अन्य प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन के लिए मंजूषा कंवर, हॉकी में विनीत कुमार शर्मा और कबड्डी में कविता सिल्वा राज को खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका भी नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही बता दें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, कि महिला घुड़सवार दिव्यकृति सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बन गई हैं। इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
तो ये तो रहा इन 3 दिनों का करंट अफेयर, और कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हैं आप यहाँ पे आज आप इसको देख ही रहे होंगे। और मैंने जैसा कि हमारा यूपी स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है, उसी क्रम में हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक सीरीज पैरेलल में इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए, अगर ये करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप जो है हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।